हेलो बच्चा, दिस इज अ वन शॉट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रॉमिस है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें मैंने अपनी सारी जो अलग अलग वीडियोस है उसको मर्ज किया हुआ है और पूरा का पूरा एक कॉम्पैक्ट पैक बनाया है वन शॉट वीडियो में। आप इसे देखिए, इसमें सारे टॉपिक्स कवर है, टॉप एमसीक्यूज कवर है। जितना एमसीक्यूज और जितना भी टॉपिक सीबीएसई में आज तक पूछा गया क्वेश्चन वो सब इसके अंदर अवेलेबल है। तो बिना देरी में चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। बेटा चलो मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ। मेरा बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक दैट विल बी अ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा टॉपिक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। बेटा अगर हम कभी भी ना फ्लक्स वर्ड के बारे में डिस्कस करें कि ये फ्लक्स होता क्या है, तो फ्लक्स का मतलब होता है एनीथिंग इज पास फ्रॉम अ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी भी छोटे से स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया में से किसी भी चीज का पास ऑन होना, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। अब यहां पर बात हो रही है मैग्नेट की, तो ये हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होना, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, अगर मैं एयर फ्लक्स बोलूंगा तो इससे यह समझ में आता है एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एयर पास हो रहा है। अगर मैं वाटर फ्लक्स बोलूंगा तो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से वाटर पास हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मेरे बच्चा, अगर सपोज करो ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बाद ये मेरा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। दिस इज एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पर्टिकुलरली ये पास ऑन हो रही हैं इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से नॉर्मली यानी मींस व्हाट माय डियर, जैसे चलिए ये लेते हैं। अगर हमारे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से परपेंडिकुलरली टू द प्लेन, ये सरफेस के प्लेन से अगर परपेंडिकुलरली हिट करती है तो यहां पर बनता है फ्लक्स। ये क्या है मेरा बेटू? दैट विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। That will be a magnetic field lines passing through a area of cross section perpendicularly. देखिए जरा, total number of magnetic field lines of a force crossing this surface normally, अगर normally act करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, वैसे ही क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल अबाउट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मींस व्हाट मेरा बच्चा, जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो फ्लक्स भी हमारा इंक्रीज होगा। मींस व्हाट मेरा बच्चा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज कर दूं एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो उसका फ्लक्स भी मेरा बच्चा बढ़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए मेरे बच्चे, ये हमारा एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और यहां से 10 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और इससे एक फ्लक्स φ1 जनरेट हो रहा है। और सेम एज इट इज एक और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और उसमें से मान लीजिए बस 5 और या 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और इससे बन रहा है फ्लक्स φ2। तो दोनों में से ऑब्वियसली φ1 ग्रेटर होगा φ2 से, यानी फ्लक्स नंबर 1 ग्रेटर होगा फ्लक्स नंबर 2 से। यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा दूंगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा दूंगा तो फ्लक्स भी हमारा बढ़ जाएगा मेरे बच्चे। आई होप यहां तक क्लियर है। अब मेरा बच्चा, फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज वेल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। बट आपको बता दूं मेरे बच्चे, हमने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में बस एक यही फर्क होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है एरिया डिपेंडेंट क्वांटिटीज नहीं होती। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसके अंदर गॉस थ्योरम देखा होगा, चैप्टर 5 वाला गॉस थ्योरम मैग्नेटिक्स की वजह से, वहां पर इस चीज को मैंने और भी क्लियर किया हुआ है। तो फाई जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड
डिपेंड करता है। अगर सपोज कीजिए कि आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और एक इतना बड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मेरा बच्चा, फिर एरिया और बढ़ा रहे हैं, एरिया और बढ़ा रहे हैं, तो अगर वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज्यादा कैप्चर कर पा रहा है एरिया बढ़ता जा रहा है। जैसे एग्जांपल सपोज कीजिए मैंने इतना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया, इसके अंदर से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, थोड़ा बड़ा कर दिया तो और ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हुई, और थोड़ा बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हुई। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने की वजह से भी हमारा फ्लक्स जो है बढ़ जाता है, यानी अगर एरिया बढ़ाया तो भी हमारा फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो फ्लक्स है वो एंगल डिपेंडेंट क्वांटिटीज भी होता है। अब एंगल डिपेंडेंट क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल लेता हूं मेरे बच्चे, यहां पे सपोज करो कि ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इस बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर इस तरफ है, आप समझ रहे हैं, यानी एरिया वेक्टर इस तरफ से है। और सपोज करिएगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो ऐसे पास होती है, दैट विल बी व्हाट, थीटा। अब मैं आपको बता दूं, हो सकता था एरिया ऐसा रह जाए, जैसे एग्जांपल कंफ्यूज नहीं होने का, सपोज एरिया ऐसा ही रह गया और एरिया वेक्टर ऐसे ही रहा और इस बार मैग्नेटिक फील्ड ने ऐसे क्रॉस किया इसको, ऐसा भी पॉसिबल है और थीटा एंगल बना, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है बेटा, जब हम एरिया को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो दैट विल बी a cos थीटा, जिस साइड थीटा बनता है वो cos कंपोनेंट होता है, और दैट विल बी a sin थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन सा एरिया वेक्टर आया, दैट विल बी a cos थीटा। अब यहां पर देखोगे मेरे बच्चे, फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा phi इक्वल टू b a cos थीटा, दैट विल बी अ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स एंगल डिपेंडेंट क्वांटिटीज भी होती हैं। एक एग्जांपल देता हूं मेरे बच्चे, सपोज करिएगा कि मेरे पास ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और यहां से बहुत सारी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हो रही हैं। अब मैं इस एरिया को ऐसा करता जा रहा हूं, ऐसा करता जा रहा हूं, ऐसा करता जा रहा हूं, ऑब्वियसली अब सारी लाइन पैरेलल चली जाएंगी इसके, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस एरिया को क्रॉस ही नहीं करेगा, और जब क्रॉस नहीं करेगा मेरे बच्चे तो कोई फ्लक्स ही जनरेट नहीं होगा और फ्लक्स बनेगा ही नहीं और वहां पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो मेरा बच्चा आप समझ पाए कि फाई जो होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है मेरा बेटू, और साथ में फ्लक्स जो होता है बी ए कॉस थीटा भी होता है। आई होप यहां तक दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये एंगल डिपेंडेंट क्वांटिटी भी है। ये तो वह हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कुछ पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए, जो डिस्कस करने चाहिए हम लोगों को। पहला पॉइंट है मेरे बच्चे, when a body is placed in a magnetic field, the magnetic field outward flux is taken to be positive while inward flux is taken to be negative। देखिएगा, जब भी हम एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, कोई भी एक क्लोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, तो वहां से अगर जो भी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा उसकी वजह से जो फ्लक्स बनता है हम उसे पॉजिटिव मान लेते हैं, और जो अंदर की तरफ आ रहा होता है उसे हम नेगेटिव फ्लक्स कंसीडर कर लेते हैं, और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। ये साइन कन्वेंशन है, ओनली एंड ओनली और नथिंग एल्स। डन, ओके। अब यहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज मैक्सिमम। मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, व्हेन इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरा बेटू ध्यान से सुनो, अभी यहां देखोगे फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है बेटू। थीटा इज द व्हाट, एंगल बिटवीन बी और ए वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। जैसे एग्जांपल, मैंने ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो देखिएगा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है ये प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जब इस केस में क्या बनेगा, उसके पैरेलल बनेगा। अब यहां देखिएगा, ध्यान से सुनना, ये अगर सरफेस पहले ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया,
और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चली गई। तो सुनना, इस बार एरिया जो हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर गया और एरिया वेक्टर इधर गया मेरे बच्चे, तो दोनों के बीच में थीटा जो बना वो 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री बनने की वजह से क्या हो जाएगा, उस टाइम जो होगा फ्लक्स जीरो हो जाएगा। बट इसने भी यही बोला है कि, क्या बोला मेरे बच्चे, देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी सरफेस को जब हम परपेंडिकुलर रखेंगे टू द मैग्नेटिक फील्ड तभी फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि थीटा जो होगा हमारा उस टाइम 0 डिग्री होता है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, बी ए कॉस 0 डिग्री, और वहां पे फ्लक्स बनेगा बी इंटू ए। ठीक है मेरा बेटू, यहां पे हमारा फ्लक्स क्या बना, बी इंटू ए। आई होप आपको यहां पे क्लियर हुआ होगा। अच्छा ठीक है, द हार्ट बीटिंग इंड्यूस्ड एसी इन द सराउंडिंग ऑफ टिश्यूज। ये एक बायोलॉजिकल टर्म्स है मेरे बच्चे, जो हमारी हार्ट की बीटिंग होती है, हार्ट बीटिंग होती है, उसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट डेवलप्ड होता है हमारे टिश्यूज में। ये आप बायोलॉजी वाले टीचर से पूछेगा, मैं बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं हूं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। तो डायमेंशन ऑफ फ्लक्स पढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ फ्लक्स में क्या होता है मेरा बच्चा, देखिएगा, हमारे को बोला गया फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है। तो बी निकालना है, तो अब ये कहोगे यार ये क्या कहते हैं, कहां से फॉर्मूला आ गया, बेटा चैप्टर नंबर 4 एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है, दैट विल बी अ क्यू वी बी साइन थीटा। तो हम यहां से बी निकाल सकते हैं मेरे बच्चे, बी की वैल्यू आएगी एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। और मेरा बच्चा ये क्या है, ये बी नहीं होगा, एफ अगर आपको बी निकालना है तो क्या होगा, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। यहां पे ये बी नहीं होगा, क्यू वी साइन थीटा। इस वैल्यू को पुट करेंगे मेरे बच्चे हम लोग, यहां पर क्या कर रखा है यार, देखो फाई इक्वल टू बी, ए है ना हमारा, तो b की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, f, हमारे टाइप पे साहब ने गड़बड़ कर दिया, क्यू वी साइन थीटा इंटू में a। अब हम फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डालेंगे, q का डायमेंशन फॉर्मूला डालेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला डालेंगे L1t-1, और एंगल का तो 1 होता है, एरिया का L²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारा ये डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। बेटा यहां पे ये जो मैं आपको करेक्ट करके दिखा देता हूं, ये जो यहां पर बस टाइपिस्ट साहब ने गलती कर दी है, ये जो बी है ना ये नहीं होगा मेरे बच्चे, नीचे वाला बिल्कुल करेक्ट है और आप इसे देख सकते हैं, ये डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, ये बी नहीं होगा। आई होप यहां तक बात समझ में आएगी। ये डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लीजिएगा क्योंकि एक बार पूछ लिया गया है डायमेंशन फॉर्मूला। देखिएगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम फ्लक्स की मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आप यहां पे ध्यान से सुनेंगे। अगर हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं, अगर मैं मेरे बच्चा एसआई सिस्टम की बात करूं तो एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई इक्वल टू, देखो फाई इक्वल टू बी इंटू ए, फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स को हम एसआई सिस्टम में वेबर कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला, एरिया को मीटर स्क्वायर। तो यानी मेरा बच्चा फाई इक्वल टू बी इंटू ए, दैट मीन्स व्हाट मेरा बच्चा, वेबर इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया मेरा बेटा। तो हम सिंपल सा डिफाइन कर सकते हैं, 1 वेबर इज द फ्लक्स प्रोड्यूसिंग व्हेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला एक्ट नॉर्मली ओवर अ एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पास होता है तो उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो फ्लक्स डेवलप्ड होगा दैट विल बी अ 1 वेबर। आई होप समझ में आया होगा मेरे बच्चा, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स इज व्हाट, दैट विल बी अ मैक्सवेल। सेम मेरा बेटू, क्या हमारे पास पता है यार फाई इक्वल टू बी इंटू ए होना है तो क्या फर्क पड़ता है यार, ये हमारा मैक्सवेल हो गया,
ये हमारा गॉज हो गया एंड दैट विल बी अ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पर्टिकुलरली क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर 1 गॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हो रहा है तो जो फ्लक्स डेवलप्ड होगा उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में दैट विल बी अ 1 मैक्सवेल होगा, 1 मैक्सवेल होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे, सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स। कोई डाउट, कोई परेशानी? ये जो आप नोट्स देख रहे हैं मेरे बच्चे, ये जो भी नोट्स हैं ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा बेटू अगले पॉइंट पर आता है और कहता है रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल बताइए। बेटा phi इक्वल टू b इंटू ए है। अच्छा ठीक है, अगर हम इन एसआई सिस्टम देखें, अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से सुनना। phi इक्वल टू b यानी टेस्ला फ्लक्स क्या होता है हमारा, वेबर होता है, ये क्या होता है, टेस्ला होता है, और ये होता है मीटर स्क्वायर। बट आपको एक बात बता दूं कि एक जो टेस्ला होता है वो 10 की पावर 4 गॉज के बराबर होता है, और 1 मीटर जो होता है वो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। यानी 1 मीटर स्क्वायर साफ साफ ये बताता है कि 10 की पावर 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इस केस में क्या बना मेरा बच्चा, इस केस में बनता है 1 वेबर इक्वल टू टेस्ला की जगह 10 की पावर 4 गॉज, 10 की पावर 4 गॉज, और यहां पे क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा 10 की पावर 8 गॉज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरा बच्चा गॉज सेंटीमीटर स्क्वायर देखे क्या होगा, गॉज सेंटीमीटर स्क्वायर दैट विल बी अ मैक्सवेल होगा मेरे बच्चे। मैक्सवेल mx से डिनोट करते हैं, तो यानी 1 वेबर इज ऑल अबाउट व्हाट, 10 रेज़ टू पावर 8 मैक्सवेल, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल। क्लियर है मेरा बच्चा, यहां तक कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखते हैं, और अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। क्या कहते हैं, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स through any closed surface kept uniform magnetic field। अब यहां देखिएगा क्या होगा, ये कहता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रख दिया। देखिए ना, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से कैप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब आप देखो यहां पर जैसे एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे रखा मैंने, तो देखिएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां से क्या होगा मेरे बच्चे, यहां से जो फ्लक्स बनेगा मान लीजिए वो phi1 बन गया प्लस का। बट अगर इस वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर हम देखें तो क्या बनेगा, इस वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो -phi बनेगा। यानी जो टोटल फ्लक्स बनेगा दैट विल बी व्हाट, phi इक्वल टू phi1 प्लस phi2, एंड दैट विल बी अ व्हाट, 0 हो जाएगा। मेरा बच्चा आप समझ रहे हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हो रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगा। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हो रही है, तो इसका एरिया वेक्टर इस साइड होगा, इसका एरिया वेक्टर इस साइड होगा। इस तरफ का एरिया वेक्टर की वजह से फ्लक्स नेगेटिव होगा, इस तरफ की वजह से पॉजिटिव होगा, और टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो दैट विल बी अ 0 होगा। आई होप समझ में आया होगा मेरे बच्चे, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली में फीवर है, इस वजह से प्यास बहुत ज्यादा लग रही है मेरे बच्चे। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक सर्कुलर डिस्क है मेरे बच्चे, जिसका रेडियस हमें गिवन है 0.2 मीटर। तो क्या बिना देर के हुए गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 0.2 मीटर, हमें रेडियस दिया हुआ है। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1/,
पाई गिवन है, वो भी क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलो मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट इट एक्सिस मेक एन एंगल 60 डिग्री विद बी। थीटा क्या है हमारा, 60 डिग्री है। मेक एन एंगल 60 डिग्री विद बी। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द डिस्क इज व्हाट। चलो अब क्या होगा, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो बेटा क्या है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। अब यहां देखो क्या हुआ, बी हमें कितना गिवन है, दैट विल बी 1 अपॉन पाई। अच्छा सर्कुलर डिस्क है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, कॉस 60 डिग्री, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर की वैल्यू हमें गिवन है 0.2 मीटर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये 0.04 हो गया, 1/2 हो गया। जब हमने इसे कट किया तो 0.02 आया, यानी फ्लक्स जो आया मेरा 0.02 वेबर आया। चलें ऑप्शंस देखें क्या, ऑप्शन है कहीं क्या, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई होप समझ में आओगे मेरे बच्चे। मेरा बेटू फेरेडेज एक्सपेरिमेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग फेरेडेज एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा फेरेडेज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, फेरेडेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने देखा कि यार एक कॉइल लिया उन्होंने, एक कॉइल में जब मैग्नेट को पास किया गया तो पास करने के बाद, ये पूरी थ्योरी है मेरे बच्चे, मैं मेन पार्ट बताऊंगा कि जब उन्होंने मैग्नेट को ऐसा अरेंजमेंट किया कि मतलब कॉइल ले लिया और उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, मतलब एक अरेंजमेंट बनाया, उस लूप अरेंजमेंट को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, जब वो मैग्नेट की रॉड को उस कॉइल की तरफ लेकर आए तो लेकर आने के बाद गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला, और जब उस कॉइल को लेकर गए तो कॉइल को ले जाने के बाद भी उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। वो करे उड़ी पापा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि क्या यार ऐसी तो नहीं हो गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि करंट का प्रेजेंट होना, यानी यहां पर करंट प्रेजेंट है तभी तो ये गैल्वेनोमीटर हिल रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या किया, उसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया उन्होंने। और जब रोका तो रोकने के बाद देख रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर भी रुक गया। तो इस थ्योरी से उनको यह पता चला कि जब तक मैग्नेट वो घूमता रहेगा, जब तक रॉड के अंदर मोशन रहेगा, तब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब मोशन होने की वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी करंट पैदा हो रहा है। अब इस थ्योरी को समझने की कोशिश की गई कि यार मैग्नेट के घुमाने की वजह से करंट पैदा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से करंट पैदा हो रहा है। तो यहां जानने के वक्त पता चला कि भाई अगर हम मैग्नेट को उसके पास लेकर आ रहे हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स बढ़ता चला जा रहा है, यानी फ्लक्स का बदलाव हो रहा है। और फ्लक्स बदलने की वजह से भैया यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, और ईएमएफ इज व्हाट, इट इज द पापा ऑफ द करंट। तो यानी यहां पर करंट का जन्म तो होगा ही होगा। कहानी को समझिए, उन्होंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा यार जब मैग्नेट को लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जा रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही होंगी, जिससे फ्लक्स बदल रहा होगा, फ्लक्स बदल रहा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तभी तो कोई ना कोई करंट पैदा हो रहा है सर्किट में। और यहां पर जब उसको लेके गए तो भी यहां पे देखा कि भैया यहां पे फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही होंगी, यानी फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा, यानी कुल मिलाकर बदलाव आ रहा होगा। तो ईएमएफ भी यहां पर चेंज हो रहा होगा, करंट भी यहां पे पैदा हो रहा होगा, मतलब करंट पैदा हो रहा होगा। कुल मिलाकर जो भी हो रहा हो, बढ़ रहा हो, व्हाटएवर, मैं अभी इस पॉइंट पे नहीं आना कि मतलब यहां पे देखना हो कि बदलाव हो रहा है, तो बदलाव होने की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, यहां पे मिल रही थी। बट यहां पर क्या हो रहा है कि भाई ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है, वो भी कांस्टेंट हो गया, वो भी भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बढ़ी नहीं,
क्योंकि वो वहीं पर फिक्स हो गया। तो जब बदलाव नहीं आया तो फ्लक्स हमारा जीरो हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया तो ईएमएफ जीरो हो गया और फिर करंट भी जीरो हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो फैराडेज के एक्सपेरिमेंट से हमें काफी चीजें पता चली जो अभी मैं आपको बता रहा था। तो ये सारी वही कहानी है जो फैराडेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताई है। अच्छा, ये नोट्स जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज जाकर वहां पे आप डाउनलोड कर लेना। तो फैराडेज ने अपने लॉज दिए। तो फैराडे ने अपने फर्स्ट वाले लॉ में क्या बात कही, वही वाली बातें कही उन्होंने। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट चेंज इट्स अ चेंज, magnetic flux linked with the coil change and EMF is induced in it, फिर क्या होगा, EMF पैदा होगा which last only so long on the change in flux is taking place. This phenomena is called electromagnetic induction. तो सीधी सी बात बताओ मेरे बच्चों कि जब तक वो फ्लक्स बदलता रहेगा तब तक EMF इंड्यूस होता रहेगा और जब तक फ्लक्स बदलेगा तब तक EMF इंड्यूस होगा और इसी फिनोमिना को हम लोगों ने EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया। आई होप बात समझ में आए होगी। और उन्होंने सेकेंड लॉ में उसका एक्सप्रेशन दिया। एक्सप्रेशन में क्या था, E इक्वल टू d∅/dt यानी EMF देखिए ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज, यार हमारे एडिटर साहब ना चेंज और चार्ज एक ही लिख देते हैं, ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सर्किट, E इक्वल टू d∅/dt यानी जितनी ज्यादा तेजी से फ्लक्स में बदलाव होगा उतनी ही ज्यादा तेजी से EMF में इंड्यूस होगा। और उन्होंने ये सेकेंड लॉ में अपने बताया। आई होप फैराडेज का ये लॉ भी आपको समझ में आया होगा। बट बाबा फैराडेज ने ये तो बता दिया कि फ्लक्स बदला तो EMF इंड्यूस होगा, पर किस डायरेक्शन में EMF इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा ये बताना भूल गए। और यहां पे बताया लेंज लॉ ने कि EMF कैसे इंड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। देखिएगा, EMF इंड्यूस की अगर बात करें तो ध्यान से सुनना, लेंज लॉ की कहानी को समझाऊं मैं आपको। तो लेंज लॉ की कहानी को समझते हैं। देखिएगा, उन्होंने कहा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूस्ड इट। वो उस कॉज को अपोज करेगी। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कितनी जहर डेरिवेशन है, और सॉरी टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इन सच दैट इट अपोज द कॉज, जो भी कॉज हो रहा होगा वो उसे अपोज करेगा। It oppose the change in magnetic flux, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंजेस को अपोज करेगा। मैंने इसको बहुत सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश की है और मैंने इसका नाम रख दिया है बीवी लॉ। अब बीवी लॉ क्यों रखा, ये कहती है ना जीऊंगी ना जीने दूंगी। अब आप सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, ना जीऊंगी ना जीने दूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिएगा, मैं आपको इसे और बेहतर तरीके से आपको समझाता हूं कि ये क्या है, ये फिनोमिना क्या है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व हो जाएंगे मेरे बच्चे। अब आपको कहानी को समझाता हूं कि कैसे। जैसे एग्जाम्पल, सपोज करते हैं ये कॉइल है और सपोज करते हैं ये कॉइल है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये कॉइल है। अब ये कॉइल जो है मेरा बच्चा, ध्यान से सुनो, इस और यहां पर ये ले लिया मैंने एक मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैंने यहां पे भी इसको ले लिया मैग्नेट, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। अब देखो क्या हुआ कि ये, इसका नाम दे दिया मैंने हस्बैंड, और ये है वाइफ, ये है हस्बैंड और ये है वाइफ। ध्यान से देखना, हस्बैंड कहता है अपनी वाइफ से इन अ फर्स्ट स्टेट कि डार्लिंग मे आई कम इन, मैं आ जाऊं। वाइफ कहती है ओ नो डोंट कम। जब ये इधर आना चाहता है तो ये इसे मना कर देती है। तो फिर वो नाराज होकर कहता है चलो मैं जा रहा हूं। अब वो जा रहा है तो उसे जाने नहीं देती। तो देखो क्या हुआ, एक्चुअली में जब वो आ रहा था तो टेक्निकली वो रिपेल कर रहा था, जब वो जा रहा था तो टेक्निकली वो अट्रैक्ट हो रहा था।
ऐसा ही होता है। ये टेक्निकली क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट में ये पूरी थ्योरी हेल्प करने वाली है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होगा। जब हम इसको लेकर आ रहे हैं, तो रिपेल हो रहा है। अच्छा, साउथ रिपेल किससे होगा? साउथ पोल से होगा। साउथ रिपेल किससे होगा? साउथ पोल से होगा। तो ये देखो, यहां पे कौन सी पोलैरिटी बन जा रही होगी? यहां पे साउथ पोलैरिटी बन जा रही होगी। और जब साउथ पोलैरिटी बन रही होगी तो इसकी वजह से क्या होगा? यानी रिपल्शन होने लग रहा होगा। कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी, यहां पे जो करंट की डायरेक्शन बन रही होगी वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बन रही होगी, दैट विल बी अ क्लॉकवाइज बन रही होगी। अब जब हम उसको लेकर आते हैं साउथ को, तो टेक्निकली वो अट्रैक्ट कर रहा है, और टेक्निकली अट्रैक्ट कर रहा है तो उसे यहां पे देखेंगे हम लोग क्या होता है। यहां पर नॉर्थ पोलैरिटी बन रही होगी, क्योंकि साउथ को कौन अट्रैक्ट करेगा? साउथ को नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बन रही होगी वो एंटी क्लॉकवाइज बन रही होगी। कुल मिलाकर वो ये बताना चाहता है कि भाई कहानी में ट्विस्ट है, या अपोज करता है। वो आना चाहता है, आने नहीं देता, जाना चाहता है, वो जाने नहीं देता। यानी वो हमेशा अपोज करने के नेचर में होता है। भाई प्लीज, जो भी मतलब गर्ल्स इसको देख रही हो, प्लीज इसे बुरा मत माने, और मैंने इसे बस समझाने के लिए दिया हुआ है। अब यहां पे देखिएगा, फैराडे साहब ने तो बस बोल दिया था E = d∅dt होगा, बट लेंस ने इसको चेंज किया और कहा कि यहां माइनस आएगा, और लेंस की वजह से यहां पर E माइनस का d∅dt लिखा गया। यानी जो EMF इंड्यूस होगा दैट विल बी अ माइनस d∅dt होगा। ठीक है मेरे बच्चों, E माइनस का d∅dt। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज। भाई मेरे टाइपराइटर साहब ने चार्ज कर दिया, तो एंड फॉर नंबर ऑफ टर्न्स अगर होगा तो माइनस n d∅dt होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द लेंस लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए, मैं वो क्वेश्चंस कराता हूं। देखेंगे आप क्वेश्चन? देखिए, इन्होंने पहले तो क्वेश्चन से पहले कुछ एक्सप्लेनेशन की बात करी, और वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से EMF इंड्यूस होगा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पेपर में। So that Lenz law is a consequence of the law of conservation of energy। और ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि शो करिए कि लेंज लॉ जो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पार्ट है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हिस्सा है। ये बताना चाहता है कि उसे फॉलो करता है। या सीधी सी बात करूंगा, व्हेन अ मैग्नेट मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ क्लोज कॉइल, जब भी कॉइल से मैग्नेट पास आएगा या दूर जाएगा, द इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोज द मोशन, उसके मोशन को वो अपोज करते हैं। वहां पर पोलैरिटी डेवलप्ड हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट वर्क हैज डन, जब वो मोशन हुआ है तो वर्क हुआ होगा, और वर्क कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। क्या एक फॉर्म से एनर्जी का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है क्या? यस माय डियर, इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमें ये भी पता चल गया कि लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। तो चलिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार हमसे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं मेरे बच्चे। तो ध्यान देंगे मेरे बच्चे, सबसे पहले क्या बोलते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ metal rings 1 and 2 when current I in a wire increases। ये I जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये इंक्रीजिंग के केस में है। देखिए मेरे बच्चे, जब भी आप ऐसा कुछ क्वेश्चंस देखें तो उसका बड़ा एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको सॉल्व करने का। सबसे पहले हमें इस कॉइल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। दिस इज अ टाइप नंबर 1 न्यूमेरिकल।
कि आपको सबसे पहले इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। अच्छा, मैंने आपको चैप्टर 4 में बताया था कि अगर ये अंगूठा है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन होगी, तो सबसे पहले हमारा पाम बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। अगर पाम बाहर है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा दैट विल बी आउटवर्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा, बी आउटवर्ड होगा। अच्छा ठीक है, ये अंगूठा राइट हैंड पाम रूल की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनेगा, यानी बी इनवर्ड बन रहा है। ये बी इनवर्ड बन गया मेरे बच्चे, ये बी आउटवर्ड है और ये हमारा बी इनवर्ड है। चलो मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया तो फंडा समझिएगा कैसे। तो देखिएगा यहां पे ध्यान से सुनिए, अंगूठा बाहर, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है फिंगर्स। अंगूठा बाहर क्योंकि ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, और फिंगर्स क्या है हमारी, इस तरफ से है। अगर फिंगर इधर की तरफ है, फिंगर इधर की तरफ है, अंगूठा आउटवर्ड, फिंगर्स इधर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या दिख रही है हमारी बच्चे, एंटी क्लॉक दिख रही है ना, यहां पे एंटी क्लॉक दिख रही है। ध्यान देना है, ध्यान देना है। अभी क्या है कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इट, लेंस लॉ कहता था इट ऑलवेज अपोज द कॉज। देखो भाई, मेरा एक सिंपल सा फंडा है, अगर कोई इंक्रीज हो रहा हो, दुनिया कहती है उसे डिक्रीज करो, उसे अपोज करो, और कोई गिर रहा होता है तो उसे कहते हैं मरने दो। कहने का मीन्स है कि ये इंक्रीजिंग का केस है तो इसे अपोज करो। अपोज करेगा वो, कैसे अपोज करेगा, ध्यान से देखना, देखना बेटा। पहले क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड निकल गया, अब डायरेक्शन निकल गई एंटी क्लॉक, बट ये इंक्रीजिंग का केस है तो ये एंटी क्लॉक आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा क्लॉकवाइज। जस्ट आंसर को उल्टा कर दो, कॉपी में लिख लो बेटा इसको, ये आंसर क्लॉकवाइज होगा। अच्छा ठीक है, ये देखिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन क्या आ रही है, इधर आ रही है क्लॉकवाइज, पर ये इंक्रीजिंग का केस है तो इसको चेंज करो, इसको नहीं लेंगे और आंसर बनेगा क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। आई होप समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, आप इसी बात पर एक काम करो, एक क्वेश्चन का आंसर बताना। ये आई है और इस बार डिक्रीज है, क्या होगा इसका आंसर। इस कॉइल ए में क्या आंसर आएगा, कॉइल बी में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आई डिक्रीजिंग है। याद रखना बस मेरी एक बात को, जो इंक्रीज हो रहा हो उसे अपोज करो, जो डिक्रीज हो रहा हो उसे उसी डायरेक्शन पे छोड़ दो। यानी डिक्रीज वाले में जो भी आंसर आ रहा होगा उसे आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अच्छा चलो इसका भी एक आंसर बताना, सेकेंड वाले क्वेश्चन का। ऑप्शन ए, मतलब ए के अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस केस में। ठीक है, चलो आंसर बताएंगे, आप लोग कमेंट करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा यार, फिर पता चलेगा कि यार हाँ यार आप लोग कुछ पढ़ भी रहे हो। एंड दिस इज द टाइप नंबर 2 न्यूमेरिकल। ये भी हमारा PYQ का एक पार्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पार्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या होता है हमारा बच्चा कि एक बार मैग्नेट है, इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिकेटर एरो, इस डायरेक्शन में लेके जाया जाता है बिटवीन द टू कॉइल PQ एंड CD। प्रिडिक्टेड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ईच कॉइल। हर कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताना है आपको कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ध्यान से सुनो, सीधा सीधा लगाओ BV लॉ। BV लॉ कैसे लगेगा, ध्यान से सुनो। जीने नहीं दूंगी, जीने नहीं दूंगी भाई। साउथ पोल कहता है मैं आना चाहता हूं, ये वाले पॉइंट पर वो कहेगा नहीं आओगे। नॉर्थ पोल कहेगा मैं जाना चाहता हूं, ये कहेगा मत जाओ। साउथ पोल आना चाहता है मत आ, नॉर्थ पोल जाना चाहता है मत जा। दोनों ही केसेस में अपोज है। अब सुनना, साउथ पोल अपोज क्यों होगा, क्योंकि यहां पर बन जाएगी साउथ पोलैरिटी, यहां बनेगी साउथ पोलैरिटी। और याद रखना जहां बनती है साउथ पोलैरिटी वो होता है क्लॉकवाइज, और जहां बनती है नॉर्थ पोलैरिटी वो होता है एंटी क्लॉक।
यानी साउथ पोलैरिटी क्लॉकवाइज होगा और नॉर्थ पोलैरिटी एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी आप सीधा सीधा अगर पॉइंट सी से इस आंसर को देखेंगे, पॉइंट सी पॉइंट से देखेंगे तो दैट विल बी द साउथ पोलैरिटी, और पॉइंट क्यू से देखेंगे तो ये दैट विल बी एंटी क्लॉक यानी नॉर्थ पोलैरिटी। यहां एंटी क्लॉक आएगा और यहां पे क्लॉक आएगा। बट अगर आप इस पी पॉइंट से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये एंटी क्लॉक इधर से क्लॉक दिखेगा और ये क्लॉक इधर से एंटी क्लॉक दिखेगा। तो आप प्रेडिक्शन में पॉइंट डाल देना, देखो ना इधर से मेरे को क्लॉक दिख रहा है तो आपको वो एंटी क्लॉक दिखेगा। डन मेरा बच्चा? कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते। मोशनल ईएमएफ, फैराडेज लॉ का मोशनल ईएमएफ है कि अगर मोशन होगा तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा। आइए मैं इस टॉपिक में पूरे मस्त तरीके से आपको बता दूं कि जब मोशन होगा तो फ्लक्स और ईएमएफ कैसे डेवलप्ड होंगे। मेरा बेटू ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में क्या होता है मेरा बेटा कि हमारे पास ये फिक्स स्ट्रक्चर है, ये हमारा फिक्स्ड होता है बेटा, और ये मूवेबल होता है, ये मूव करता है, ये हमारा मूव कर सकता है। अब ये मूव कर रहा है, देखो कैसे, और ये जो है ये सारी की सारी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है मेरा बेटू, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखो ये फिक्स है, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आ रही है। ये जो मूवेबल रॉड है वो ऐसे करके मूव कर रहा है ऐसे, एंड फिर वो ऐसे जा रहा है, फिर वो ऐसे मूव कर रहा है, वो ऐसे जा रहा है। अब आप एक बात बताओ, ये मूवेबल रॉड अगर यहां से यहां आएगा तो क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा? यस मेरे बच्चे, अभी देखिए 1 2 3 4 5 और ऐसे 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जाती हुई दिख रही हैं। बट अब इस रॉड को मैं मूव करा के और इस जगह लेकर आ जाता, अगर इस जगह लेकर आता तो क्या मेरे पास ओनली 2 तो 4 2 6 और 2 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती। तो एरिया इतना बड़ा है, धीरे 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 कम हो रहा है, तो क्या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी उसके अंदर से? यस मेरा बेटू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? यस सर, क्योंकि फ्लक्स बदल जाता है मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से। तो फाई जो होता है दैट विल बी अ BA cos थीटा। अभी हम थीटा की बात नहीं करें क्योंकि ये 0 डिग्री है, तो हमारा जो फ्लक्स है वो B इंटू A है। फ्लक्स कैसे? देखिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, एरिया वेक्टर देखिए ना, ये ऐसा करके एक ब्लॉक है तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। इस वजह से जो हमने थीटा की वैल्यू करी, ये थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, और थीटा 0 होगा तो क्या होगा हमारा फाई इक्वल टू B इंटू A आ गया। फ्लक्स चेंज होगा बिकॉज एरिया बदल रहा है, एरिया में बदलाव आ रहा है, इस वजह से फ्लक्स में भी बदलाव आएगा। अच्छा चलिए अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ये बताइए। एरिया की अगर बात करें तो हम L इंटू B करेंगे। L इज व्हाट? इट्स अ लेंथ ऑफ द रॉड एंड X इज व्हाट? जो ये डिस्टेंस है। तो एरिया हमारा L इंटू X हो गया। तो क्या मेरा बेटो हम लोग यहां पे फाई इक्वल टू BLX रख सकते हैं? बिकॉज मेरा बेटो एरिया जो है हमारा कितना है? L इंटू B यानी L इंटू X। ये हमारा फ्लक्स हो गया, फ्लक्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ फाई इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ जो होता है डी फाई बाय dt होता है। अच्छा मैंने यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं इसलिए मैं साइन कन्वेंशन नहीं ले रहा। d बाई dt फाई की वैल्यू क्या है? BLX। अब एक बात बता मेरा बच्चा, यहां पर अभी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, जितना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रहा है।
लेंथ ऑफ रॉड भी कांस्टेंट है। मेरा बच्चा मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी बदल रहा हूं मैं यहां पर। मैग्नेटिक फील्ड तो मान लीजिए मैंने 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड लिखा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड वही है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर 20 है तो 20 है, पर भैया हम एरिया कम करते जा रहे तो वहां पे उसकी वजह से बदलाव आ रहा है। तो यानी जो चेंज आ रहा है वो डिस्टेंस में आ रहा है, वो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है dx by dt। अब डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, और एक बात बता मेरा बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होगा? दैट विल बी अ वेलोसिटी। तो ईएमएफ आ गया BLV, यानी मोशनल ईएमएफ क्या है, यानी मोशन की वजह से ईएमएफ कितना डेवलप होगा? दैट विल बी अ BLV। यानी साफ पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है और लेंथ कांस्टेंट है तो V क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। अगर सपोज कीजिए ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस स्पीड से चेंज हो रहा है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वैसी वजह से होगा। अब यार ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा? उतनी ही जल्दी, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस देखने को मिलेगा। यहां पे गलत दिखा, ये ईएमएफ इंड्यूस होगा, सॉरी फॉर दैट। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, यानी ईएमएफ उतना ही ज्यादा इंड्यूस होगा जितना ज्यादा हमने वेलोसिटी डेवलप करेंगे। डन मेरा बेटू, यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब अगर इसके अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं आपको बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूं। ये फिंगर्स जो है ना, that fingers will be your magnetic field, that अंगूठा will be your मतलब वेलोसिटी, दैट्स विल योर वेलोसिटी। तो ये जो पाम होगा वो इंडिकेट करेगा आपके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को। देखिए, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी कैसे मेरे बच्चे? ऐसे देखो ना, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? 2 2 2 2, मतलब इधर की तरफ जा रहा है ना। देखो ना, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे, अब इससे फिर ऐसे, फिर इससे ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा। डन। तो इंड्यूस करंट जो होगा हमारा वो इस तरफ से ऐसे करके इंड्यूस होगा। डन। ऐसे होगा ना, दैट विल बी CW। क्लियर? अब चलो, अब यहां पे देखो, ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस का, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इंड्यूस करंट कितना होगा, करंट कितना पैदा होगा? अब करंट की बात करते हैं तो देखिए, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इक्वल टू I बाई आर, I इक्वल टू E बाई आर। E कितना है मेरा बेटू? BLV। और R कितना है? ये I इज व्हाट? I रेजिस्टेंस है इस रॉड का। डन। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड, क्वेश्चन में गिवन होगा, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। अच्छा यार, मैंने ईएमएफ इंड्यूस निकाल दिया, मैंने करंट इंड्यूस निकाल दिया, बट जब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा होगा, तो रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा होगा तो क्या इस पर फोर्स लग रहा होगा? यस मेरा बच्चा, फोर्स भी लग रहा होगा। तो अगर फोर्स निकाला जाए तो आपको याद दिलाता हूं, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग रॉड घूम रहा है तो उसके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ILB साइन थीटा। ILB साइन थीटा। अब बेटा थीटा तो 90 डिग्री है। अरे सर, साइन थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, कैसे थीटा 90 डिग्री? अभी तो इस केस में आप 0 डिग्री। अरे सुन तो लो, ये जो थीटा एंगल है वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, लेंथ या ये जो L और B के बीच में। अब देखिए ना, सुनिए, लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे? ऐसे ऐसे, तो थीटा कितना बना? 90 डिग्री। या हम इसे करंट एलिमेंट कह लेते हैं, इसे हम पूरा करंट एलिमेंट कहते हैं इसे। ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, दिस इज अ करंट एलिमेंट। इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो थीटा 90 है। तो F कितना हो गया मेरे बच्चा? दैट विल बी ILB। I की वैल्यू है मेरे पास मेरा बेटू, कितना? I कितना है मेरा बच्चा? दैट विल बी BLV बाय R और L इंटू B। तो कितना आंसर आएगा फोर्स का? F इक्वल टू
बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर, दैट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द रॉड। ये फोर्स निकाल दिया। अब मेरा बच्चा अगर पावर निकालने को आ जाए, पावर डिलीवर्ड बाय द रॉड, अगर पावर आ जाए तो मेरे बच्चे कैसे करेंगे? देखो, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। यार फोर्स अभी निकाला, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, और वेलोसिटी है तो पावर आ गया हमारा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज द पावर। ये पावर डिलीवर्ड हो गया। कितना मजा आएगा कि अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। एक 0.5 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड है, but the rod PQ complete the circuit as shown in a figure। ये जो PQ है वो सर्किट कंप्लीट कर रहा है और वेलोसिटी ऐसे है। The area of the circuit is perpendicular to the magnetic field of flux density is इतना 0.5 टेस्ला। बेटू मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है? 0.15 टेस्ला। If resistance of the total circuit is what? रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 3 ओम। आर कितना गिवन है? 3 ओम। कैलकुलेट द फोर्स नीड टू मूव द रॉड इन द डायरेक्शन एज इंडिकेटेड द कांस्टेंट स्पीड। देखो फोर्स निकालना है और हमको क्या दिया है? वेलोसिटी दिया है। कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या हमें लेंथ ऑफ रॉड गिवन है? लेंथ ऑफ रॉड, यस, लेंथ ऑफ रॉड 0.5 मीटर गिवन है। बच्चा अभी मैंने अभी आपके सामने मैंने अभी फोर्स निकाला। ये देखो ना, अभी फोर्स निकाला, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। हो माय गॉड, तो फिर मजा आ गया। फोर्स निकालना कितना इजी है। फोर्स इज व्हाट? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। अब बी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? दैट विल बी 0.15 टेस्ला, इसका स्क्वायर। एल कितना है बेटा? 0.5, इसका होल स्क्वायर। वेलोसिटी कितना है? दैट विल बी 2 अपॉन आर कितना है? दैट विल बी 3। सॉल्व करो और आंसर कमेंट करके बताओ कि कितना आया। मजा आएगा ना, तभी तो पता लगेगा कि पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे यार। मैं सारी चीजें सॉल्व करूं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है मेरे बच्चे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट PYQs लेकर आया हूं। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है मेरे बच्चे, और क्वेश्चन है इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। अगर रॉड रोटेट कर रही हो तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ईएमएफ इंड्यूस का कॉन्सेप्ट फैराडे से पता चल ही गया था कि जब भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या फ्लक्स चेंज हो किसी भी तरीके से, एरिया चेंज होने की वजह से, तो यहां पर ईएमएफ मतलब इंड्यूस होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा। तो उन्हें इसीलिए कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस। तो इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आज आपके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQs लेकर आया हूं जो एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। 2024 में भी इस बार क्वेश्चन आया था पेपर में कि भाई मेरे पास एक रॉड है, ये रॉड है जिसकी लेंथ L है, और ये जो रॉड है वो एंगुलर स्पीड ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है। आपको बताना है कि कितना फ्लक्स डेवलप होगा। हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि इस टी टाइम में, सपोज करते हैं कि टी टाइम में इसने अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया होगा। कहते हैं सपोज द रॉड कंप्लीट one rotation in time कैपिटल T। कैपिटल T टाइम में से क्या क्या होगा? अपना एक साइकिल कंप्लीट क्या होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब ये रॉड घूमेगा तो रॉड घूमने की वजह से
क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बदलाव आएगा? अभी देखिए एरिया 0 है, ऐसे बढ़ता गया, एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर एरिया बढ़ता है, देखिए ना, क्लोज्ड एरिया अगर बढ़ रहा है, तो क्लोज एरिया अगर बढ़ रहा है तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा अंदर पास हो रही होंगी। जब ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी तो क्या होगा? फ्लक्स ज्यादा होगा, और फ्लक्स ज्यादा होगा तो ईएमएफ ज्यादा होगा। तो ये ऐसे ऐसे घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया, एक कंप्लीट साइकिल, एंड फिर घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया, फिर कंप्लीट साइकिल। मतलब आप समझ पा रहे हैं, ऐसे करके वो पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है। अब यहां पर देखेंगे, हमें पता है कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है phi इक्वल टू बी ए cos थीटा। थीटा यहां पर मतलब थीटा जो है वो 0 डिग्री है, बिकॉज एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही है, क्योंकि ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो थीटा कितना होगा? 0। तो phi इक्वल टू क्या होगा मेरा बच्चा? phi इक्वल टू बी इंटू ए हो गया। ओके, बट हम ये जानते हैं, अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, एरिया क्या दिखाई दे रहा है आपको? पाई एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर होगा एक पूरा कंप्लीट एरिया। तो हम इसे लिख सकते हैं phi इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर। ये फ्लक्स हो गया। परंतु ईएमएफ जो होता है वो चेंज ऑफ फ्लक्स इन टाइम t। तो भाई मेरे ईएमएफ इंड्यूस क्या हुआ? ईएमएफ सॉरी चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? बी पाई एल स्क्वायर। अभी यही तो है फ्लक्स मेरे बच्चे। टाइम कितना है? टी। बट हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम होता है। तो क्या मैं ईएमएफ को बी पाई एल स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं पांडे सर, बट एक और फॉर्मूला होता है। बट आपको पता है ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ओमेगा होता है 2 पाई एफ। अगर आपको एफ चाहिए तो क्या होगा? ओमेगा अपॉन में 2 पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ा रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। एफ कितना हो गया? सॉरी एफ कितना हो गया मेरे भाई? एफ हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ई की वैल्यू क्या हुई? बी पाई एल स्क्वायर। एफ की वैल्यू आई ओमेगा अपॉन में 2 पाई। पाई से पाई को काट दो, ईएमएफ आ गया व्हाट? 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। दिस इज द ईएमएफ, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस। तो अब हम लोगों ने ईएमएफ इंड्यूस निकाल दिया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अगर आपसे करंट पूछे तो करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो करंट का फॉर्मूला होता है E बाय आर। अच्छा I इक्वल टू ई क्या है हमारा? 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय आर, एंड दिस इज योर करंट। ये करंट है मेरे बच्चे। अब यहां पर आप करंट इंड्यूस दिखा चुके हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा, मजा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। A wheel with a 10 metallic spokes, each 0.5 meter long, is rotated with a speed of 120 rpm. यानी हमको क्या गिवन है? हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है 120 rpm, मतलब 120 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में। तो हम पर सेकेंड अगर निकालेंगे तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 यानी 2 आरपीएस हो गया। यानी 1 सेकेंड में वो 2 आरपीएस कर रहा होगा, यानी 2 रोटेशन पर सेकेंड कर रहा होगा। ओके, इन अप नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्लेस इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज 0.4 गॉस। यानी हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है? 0.40 गॉस। अब हमें इसे टेस्ला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरा बच्चा? 10⁻⁴ टेस्ला। गॉस को मैंने टेस्ला में बना दिया। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सिल एंड द रिम ऑफ द व्हील? ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, ईएमएफ इंड्यूस निकाल रहा है, और हमें लेंथ ऑफ द रॉड गिवन है 0.5 मीटर।
अब मेरे बच्चे यहां पर ये रोटेट हो रहा है, यहां पर ये रोटेट हो रहा है, व्हील पूरा रोटेट हो रहा है। रोटेट होते वक्त आपको ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या फॉर्मूला बताया, 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा, BL स्क्वायर ओमेगा। अब आप एक बात हो, क्या हम यहां पर 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πf, इससे ही कट गया। B की वैल्यू गिवन है मेरे को, लेंथ ऑफ द रॉड गिवन है, और पाई मुझे 3.14 पता है। फ्रीक्वेंसी बोले तो या इसे न्यू बोलो चाहे एफ बोलो, यानी फ्रीक्वेंसी हमें 2 RPS गिवन है, तो हम यहां पे डाल देंगे तो क्या आंसर आएगा, BL स्क्वायर पाई एफ। अब यहां पे वैल्यू, चलो वैल्यू पुट करते हैं। B की वैल्यू कितनी है, चलो बताओ, दैट विल बी अ 0.4 इंटू 10 की पावर -4। L कितना है, लेंथ ऑफ रॉड 0.5 का स्क्वायर। पाई कितना है, 3.14। फ्रीक्वेंसी कितनी, 2। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 6.28 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। प्लीज एक बार ना कैलकुलेट करके चेक कर लेना यार। आई होप आपको रोटेशनल ईएमएफ समझ में आया होगा। चैप्टर 6 ईएमआई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा रहा हूं और इसका एक डेरिवेशन और पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। मेरा बच्चा, अगर हम बात सेल्फ इंडक्टेंस की कर रहे हैं तो थोड़ा सा फील लेते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस एक्चुअली में क्या है, क्या कहानी है सेल्फ इंडक्टेंस की। देखिए मेरे बच्चे, क्या होता है कि सर्किट में जैसे अगर सपोज कीजिए मैंने ये एक सोलेनॉइड ले लिया मेरे बच्चे। अब इस सोलेनॉइड में क्या होता है कि अगर मैंने करंट I को पास किया तो I अमाउंट ऑफ करंट पास होने के बाद इसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली करंट इंक्रीज हो रहा होता है। तो जब करंट इंक्रीज हो रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट इंक्रीज हो रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होता है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होता है तो फ्लक्स बदल रहा होता है, और फ्लक्स बदलने की वजह से आप सबको पता है, फैराडेज ने कहा कि ईएमएफ तो इंड्यूस होगा। तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है, अपने आप ईएमएफ इंड्यूस लगता है, क्योंकि खुद का मैग्नेटिक फील्ड, खुद का फ्लक्स चेंज और खुद ही ईएमएफ इंड्यूस करता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए क्या हुआ कि ये एक बैटरी थी, हमने स्विच को ऑफ मतलब क्लोज कर दिया। जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो करंट यहां से दौड़ने लगा। जैसे एग्जांपल आपके घरों में क्या है, आपने स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते वक्त पहले करंट कितना है, जब बंद था 0 था। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे करंट एकदम से दौड़ने लगेगा और मैक्सिमम हो जाएगा, इमीडिएट मैक्सिमम हो जाएगा। तो जैसे ही मैक्सिमम होता है तो उसको अपोज करने के लिए एक करंट डेवलप्ड होता है जिसका नाम है इंड्यूस करंट, और ये जो करंट डेवलप्ड होता है वो सेल्फ होता है, इटसेल्फ सर्किट के अंदर, इसीलिए इसका नाम रखा गया सेल्फ इंडक्टेंस। बट जैसे ही स्विच को ओपन किया जाता है, माने की को ओपन किया जाता है, यानी स्विच ऑफ कर दिया हमने, तो क्या होता है, करंट उससे मैक्सिमम था, और मैक्सिमम से जैसे ही आप 0 की तरफ लेकर आएंगे सर्किट क्या होगा, बिल्कुल डाउन हो रहा है। इस टाइम भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस टाइम चेंजेस देखने के लिए क्या होता है, वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमारी इस तरफ चली जाती है, यानी उसको सपोर्ट करने लगती है। जब कोई गिरने लगता है तो उसे सपोर्ट करने लगती है, जो उठ रहा होता है उसे डाउन करने की कोशिश करी जाती है। तो ये हमारे इंड्यूस करंट की डायरेक्शंस देखी जाती है जो सर्किट में इटसेल्फ होती है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं द इंडक्शन ऑफ वोल्टेज in a current carrying wire when the current in the wire itself changing। तो इंडक्शन कैसे डेवलप होता है, जब वायर के अंदर करंट खुद पे खुद चेंज हो रहा है, फ्लक्स खुद चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसी को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का नाम देते हैं। तो आइए जरा सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करके देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है,
कैसे मेरा बच्चा? अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी सर्किट में करंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, यानी फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है हमारा। सॉरी। अब यहां पर आपने देखा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, तो अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो phi इक्वल टू Li आएगा, and L is what? That will be a coefficient of self inductance. Coefficient of self inductance. बेटू ध्यान से देखना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब L इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी अ phi बाय I। अब आप सोच रहे होंगे कि करंट बदलूंगा तो L की वैल्यू बदल जाएगी, फ्लक्स बदलूंगा तो करंट की वैल्यू बदल जाएगी। जनरली सोच रहे होंगे कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi है और L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। ना बाबा ना, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ना ये I की वजह से चेंज होगा और ना ये phi की वजह से चेंज होगा। ये एक कांस्टेंट वैल्यू, अगर आप करंट बढ़ाओगे, जिस रेट से आप करंट बढ़ाओगे उसी रेट से फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसीलिए सेल्फ इंडक्टेंस यानी जो L की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। जब हम सोलोनाइड को बनाते हैं उसी टाइम उसके सोलोनाइड के फॉर्मेशन में एक सेल्फ इंडक्टेंस डेवलप होता है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो अभी कौन कौन सी फैक्टर पे डिपेंड करेगी मैं उसको एक एक करके आपको बताता चला जाऊंगा अभी। तो आप यहां देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला? अभी हम लोगों ने L इक्वल टू phi बाय I निकाला। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 मेरा बच्चा। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, और आप चाहें तो लेंज लॉ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या है मेरा बेटा? E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यही तो होता है। अब E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी पड़ा, तो आप देखिएगा क्या होगा? E इक्वल टू माइनस फाई की वैल्यू क्या होगी? Li। अब क्या हुआ? E इक्वल टू माइनस L डी आई बाय डी टी, इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी। इस इक्वेशन को याद रखना, चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट में इसका यूज होने वाला है। इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी, यानी ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो माइनस L डी आई बाई डी टी पे डिपेंड करेगा, और L क्या होगा? दैट विल बी अ माइनस E अपॉन में डी आई बाई डी टी। अब एक बात सोचो आप, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में आपने क्या देखा यार? phi इक्वल टू Li है मेरा बच्चा। अगर मैं I की वैल्यू 1 एम्पियर कर देता तो क्या phi की वैल्यू L के बराबर नहीं होती? यस। यानी अगर एक यूनिट अमाउंट ऑफ करंट पास होगा सर्किट में तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर ही होगा। सेम एज इट इज अगर मैं कहूं फ्रॉम टू, तो फ्रॉम टू देखेंगे L इक्वल टू, अगर मैं डी आई बाई डी टी की वैल्यू को 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दूं, 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, वो थोड़ा उधर हो गया है तो आप देखेंगे, तो मैंने 1 माना है तो ये क्या हुआ? माइनस E के बराबर, यानी L की वैल्यू क्या हो गई? माइनस E के बराबर हो गई। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ इंड्यूस के बराबर भी होगा अगर जो करंट पास होगा 1 एम्पियर पर सेकेंड। अब देखिएगा मेरे बच्चे, जरा इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी मैंने आपको दिखाया ना, L इक्वल टू ई डी आई बाई डी टी होता है। ओके, तो अगर हम L यानी सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट की बात करें, दैट विल बी अ हेनरी। अच्छा, E की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। मतलब करंट पर यूनिट टाइम की क्या होगी? एम्पियर पर सेकेंड। तो दैट विल बी व्हाट? 1 हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड। That is what? That is the unit of 1 Henry. 1 Henry जो होगी यूनिट जो होती है सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है मेरे बच्चे, डोंट मिस इट। अभी तक आप लोगों को मैंने क्या क्या बता दिया? अभी मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस बता दिया कि सेल्फ इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी phi इक्वल टू Li, L इक्वल टू phi बाय I। अब एक बेहतरीन सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाती है पर एग्जाम में आना नहीं छोड़ती। ये 100% एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है हमें एक लॉन्ग सोलेनॉइड का। मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या हुआ, यहां से I अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर पास हो रहा है,
सोलोनाइड के अंदर। ऑब्वियसली उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए लिया है, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने एन लिए हुए, और इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हो रहा है। तो मेरे बच्चा बहुत जल्दी टॉपिक खत्म हो जाएगा, थोड़ा जल्दी ध्यान से देखेंगे। देखिए मेरे बच्चे, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलोनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड पता है क्या होता है? B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और जो मेरा B2 ये जो n होता है दैट विल बी अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, पर यूनिट लेंथ होता है। अब यहां देख मेरा बच्चा, स्मॉल n जो होता है कैपिटल N बाई L होता है या इसे ऐसे लिख दे, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन में N। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड। यहां पे क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड इज दैट। अब इस पॉइंट पर क्या देखने को मिला हमें? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। हमें पता है कि phi इक्वल टू, हमें तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, हमें तो पता है phi इक्वल टू Li होता है, हमें पता है phi इक्वल टू Li होता है। अभी हमने इससे पहले किया ना कि phi हमारा Li के बराबर होता है। फॉर नंबर ऑफ टर्न्स phi जो होता है वो N Li लिख सकते हैं। फॉर अ नंबर ऑफ टर्न्स हमारा क्या हो जाएगा? phi इक्वल टू Li हो जाएगा। अब देखो हमें एक और चीज पता है मेरे बच्चे। नाउ phi इज व्हाट? दैट विल बी अ b इनटू a। phi इक्वल टू व्हाट? b इनटू a। अच्छा एक बात आओ सर, फ्लक्स जो होता है b a cos थीटा लिख सकते हैं। अब आप देखिए ना, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दोनों हैं वो एक ही डायरेक्शन में हैं, तो थीटा कितने डिग्री बनेगा? तो 0 डिग्री। इसीलिए मैंने क्या लिखा? phi इक्वल टू b इनटू a n l i। अच्छा चलो, क्या मेरे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है? यस, दैट विल बी अ म्यू नॉट एन आई, गलत कर दिया मैंने यार, वो फोन आ गया ना, गलत हो गया उसमें। वो जो फोन आ रहा था ना, उससे फोन उठा के गया ना कि सर का वीडियो शूट चल रहा है अभी। इसे ना वीडियो शूट चल रहा है सर का। मैं रिसेप्शन से बोल रहा हूँ, अभी 10 मिनट में फ्री हो जाएंगे सर। और सर अभी वो रमेश कैसा अभी वीडियो शूट कर रहा है, अभी 10 मिनट का कॉल कर। ठीक है आप आ जाइए। हाँ तो रिसेप्शन में बैठा। हाँ रिसेप्शन ऑफिस में बैठे, ऑफिस सेट करके रखियो, ठीक है। phi equal to mu naught n I। मेरे बच्चे अब टॉपिक देखते हैं हम लोग, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे, ये एग्जाम में डेफिनेटली डेरिवेशन इसकी आती है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे। तो अगर हम लॉन्ग सोलेनोइड है हमारे पास, इस लॉन्ग सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज करिए आई अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर पास हो रहा है। अगर आई अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है मेरे बच्चे और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। जैसे एग्जांपल करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो हम कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अंगूठा जो होता है हमारी नॉर्थ पोलैरिटी को इंडिकेट करता है, यानी नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इधर से जा रही है हमारी। तो अब यहां पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड यही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर ही है, तो थीटा कितने डिग्री का बन रहा है मेरे बच्चे? 0 बन रहा है। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड क्या होता है मेरा बच्चा? चल बता। फाई इक्वल टू, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे ना पहले हम लोग, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ जाएगा? B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और ये एन क्या है मेरा बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है मेरा बच्चा, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो एन क्या होगा? कैपिटल एन अपॉन में एन। तो अब हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में एन। ये हमारा बी आ गया। अब बेटा अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूं, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनोइड, अगर टोटल फ्लक्स निकालो, और सिर्फ फ्लक्स क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आप सेल्फ इंडक्टेंस को सॉल्व करने वाले हैं, और सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या था सेल्फ इंडक्टेंस में? फाई इक्वल टू एल आई, तो फ्लक्स तो चाहिए आपको, तो फाई टोटल फ्लक्स जो होता है एन बी ए होता है। यार शुरू में बताया थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा लेने की जरूरत नहीं है, आप मत लीजिए। तो बेटा एन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई है? म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू में ए, तो मेरा बच्चा यहां पे क्या देखने को मिल रहा है मेरे को मिला फाई इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल। वाह, हमें फ्लक्स मिल गया, बट इसे क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। अब क्या हुआ कि हमें तो फ्लक्स मिल गया, बट हमें पता है यार, बट फाई इक्वल टू क्या होता है बेटा? एल आई, फाई इक्वल टू एल आई होता है। इक्वेशन 2 मैंने कहा फ्रॉम 1 and 2। अब आप बताइए मुझे एल आई यानी एल आई किसके बराबर हो जाएगा हमारा? एल आई हमारा किसके बराबर होगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल। डन। अब यहां पर क्या होगा? आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो एल की वैल्यू क्या मिली? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। अगर आप देखें म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन में एल, डन मेरा बच्चा, यहां पर हमें ये टर्म्स मिल गया। एक चीज और देखना कि यहां पर एक सिंपल से टर्म्स में देखें तो ये हमारा जो टर्म है एल, ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को दिखाता है, ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को दिखा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल जो है वो लेंथ ऑफ सोलेनोइड को दिखा रहा है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड को दिखा रहा है। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को दिखा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स। ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और म्यू जो है परमिटिविटी है। अब सपोज करते हैं कि इस सोलेनोइड के अंदर हम एक रॉड डाल देते हैं। अगर हम कोई आयरन रॉड डाल दें तो इसका मीडियम बदल जाएगा, तो वहां पर म्यू नॉट नहीं आएगा, तब इस सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनेगा एल इक्वल टू म्यू, मीडियम की परमिटिविटी एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। अच्छा, आपने एक चीज देखा कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो परमिटिविटी यानी मीडियम पे डिपेंड कर रही है कि मीडियम क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, यानी ए लिख दिया मैंने,
सेल्फ इंडक्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है और सेल्फ इंडक्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और आई होप आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड हम कैसे फाइंड आउट करें। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड आया। अब इसी बात पर हम एक काम करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक उसी के ऊपर क्वेश्चन है, हमारा PYQ है। अच्छा, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस और राइट एक्स एसआई यूनिट। ये PYQ हमारा, ये हमारा 2012 का क्वेश्चन है। और 12 क्या है यार, इवन ये 16 में भी आया हुआ है और ये मुझे जहां तक याद है 18 में भी आया हुआ है, मुझे जहां तक याद है ये इस बार 24 में भी आया हुआ है, 24 में भी आया हुआ है। तो अब ध्यान से सुनो, एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसमें 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर गिवन है। ओके, जो 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर गिवन है, यानी जो n की वैल्यू है वो 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अब यार एक बात बताओ, मुझे तो मीटर में बनाना है, तो एक काम करते हैं 15 इंटू मीटर बना लेते हैं। ठीक है, अब यानी हमारे पास 1500 टन हो गए, वो भी कहां, पर मीटर। सॉरी, पर क्यों लिख रहा हूं, यहां पे मीटर लिख देता हूं। मेरा बच्चा एक बात सोच, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस, मेरे को पता है तेरे को कंफ्यूजन होगी, -2 मीटर होगा। अब जब ये ऊपर जाएगी वैल्यू तो प्लस की नहीं हो जाएगी यार, बच्चा समझता ही तो नहीं है यार। 1/10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगी वैल्यू तो क्या प्लस की 2 नहीं हो जाएगी? आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है यहां तक मेरे बच्चे? देखो यहां तक कोई डाउट? ओके, n की वैल्यू आ गई। अब जब n की वैल्यू आ गई मेरे पास, और क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए भी गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाई इसको मीटर बना लेते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। भाई मीटर स्क्वायर है इसलिए मैंने -4 लिखा। अच्छा ठीक है, इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनोइड चेंज फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, यानी यहां पे हमारा क्या चेंज हो रहा है, मतलब इफ द करंट कैरिंग बाय सोलेनोइड चेंज फ्रॉम, चलो करंट चेंज हो रहा है यहां पर, तो यानी हमारा आई जो चेंज हो रहा है यानी डी आई, जो करंट चेंज हो रहा है वो कितना है बेटा, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, तो 4 - 2 दैट विल बी 2 एम्पियर का करंट है। ये हमारा करंट चेंज हो गया। ओके, और कितने टाइम में हो रहा है मेरे बच्चे, 0.1 सेकेंड में। तो यानी अगर हम di/dt बोले तो यानी हम यहाँ पे 0.1 डाल देते हैं, यहाँ पे 0.1 डाल देते हैं। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, यानी हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है। अच्छा ये सोचो, ईएमएफ अगर आपको निकालना है तो ईएमएफ कैसे निकालते हो? देखो ई का फॉर्मूला होता है d∅/dt, यानी -d∅/dt, वो साइन, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई, देखो E D बाय, अच्छा क्या होता है फ्लक्स हमारा BA cos थीटा। ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि B को हम क्या लिख सकते हैं, B को लिख सकते हैं μ0 Ni, ये B की वैल्यू है और एरिया हमारा एज है। अब मुझे ये बताइए आप, क्या पर मीडियम चेंज हो रहा है? नहीं, वो तो कांस्टेंट है। क्या नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहे हैं? नहीं, वो कांस्टेंट है। एरिया चेंज हो रहा है? नहीं, वो कांस्टेंट है। जो भी कांस्टेंट है मैंने बाहर निकाल लिया, बच क्या गया, di/dt। वाओ, बल्ले बल्ले। μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, μ0 की वैल्यू। एन आपको 1500 गिवन है मीटर्स में। अच्छा ठीक है, एरिया कितना गिवन है, 2 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा di/dt कितना गिवन है, 2/0.1। अब जरा मुझे इसको सॉल्व करके इसका आंसर ईएमएफ का बताएंगे आप, कि ईएमएफ का आंसर कितना आ रहा है, कमेंट करके बताइए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट विल बी अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस? देख मेरा बच्चा, म्यूचुअल मतलब आपसदारी में, इंडक्टेंस
एक के अंदर बदलाव, दूसरे के अंदर आया हुआ चेंज, इस दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। शॉर्ट भाषा में बताऊं तो अगर एक कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से सेकंड कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसको ही कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक के अंदर होने वाला बदलाव, चेंज और इफेक्ट दूसरे कॉइल के अंदर दिखेगा। दिस इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। मेरा बच्चा, ये कैसे होता है? ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज कर मेरे बच्चे, इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है और जब आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। यस, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से फ्लक्स बदल रहा है और फ्लक्स बदलने की वजह से फैराडे साहब ने कहा था कि अगर फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकंड कॉइल के अंदर। इसी फिनोमेना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई होप आपको ये समझना होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। तो आइए जरा डेफिनेशन देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक फिनोमेना है वेयर अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वन कॉइल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ इन अ नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर एक कॉइल का करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा। एक कॉइल का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है अगर फर्स्ट वाले कॉइल के अंदर, तो ईएमएफ दूसरे वाले कॉइल का भी बढ़ रहा होगा। दिस इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कह सकते हैं कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ऑब्वियसली प्राइमरी कॉइल में जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से उतना ही ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये फाई इक्वल टू mi होगा। फाई इक्वल टू mi होगा। m इज व्हाट? m इज अ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या है बेटू? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। पता है यार इससे क्या पता चलता है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? It is the ability of the coil कि कितना EMF induced होगा। This is of mutual inductance. This is the coefficient of mutual inductance. जितना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उतना ही ज्यादा EMF induced होगा। अब देखिएगा, फाई का वैल्यू mi हो गया, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। हमको फैराडे साहब कहते थे E इक्वल टू माइनस d∅dt होगा। हम क्या किए? फाई की वैल्यू को रख लिया mi and मेरा d2 minus m di by dt। अभी करंट की वैल्यू करंट मतलब E इक्वल टू माइनस m di by dt। इस m को बड़ा कर दो, हमारे राइटर साहब ने कम कर दिया, वो छोटा m कर दिया। E इक्वल टू माइनस m di by dt। अब मेरा बेटा I की वैल्यू अगर 1 होती तो न्यूमेरिकली फ्लक्स जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगा। अगर करंट 1 एम्पीयर पर सेकंड होता, सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से 1 एम्पीयर पर सेकंड होता, तो भी हमारा ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होता। न्यूमेरिकली ईएमएफ हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होता। तो चलो अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। मेरे बच्चे आपको ये समझ में आ चुका है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या मतलब है, ये कौन-कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, आगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो अब हम लोग यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिसाइड करते हैं कि यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। बेटा मैं आपको बताऊं कि आपको अभी तक मैंने बस ये बताया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी m की वैल्यू अगर आपको गिवन है, अगर m की वैल्यू 20 गिवन है और m की वैल्यू 50 गिवन है, तो m 50 और m 20 से आपको क्या पता चलने वाला है? आपको धीरे-धीरे जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि m की वैल्यू अगर गिवन है तो आपको क्या पता चलने वाला है। तो आइए फटाफट देखते हैं पहले यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? बेटा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है हेनरी। आपको बताऊं E इक्वल टू EMF इक्वल टू माइनस m di by dt। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा फैराडेज के लॉ के अकॉर्डिंग। बेटा अगर ये 1 वोल्ट होता और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पीयर पर सेकंड होता तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होता। तो मैं ये कह सकता हूं 1 हेनरी वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है
कॉइल का, जब उस सर्किट के अंदर 1 वोल्ट का ईएमएफ डेवलप हो रहा है, किसकी वजह से? जब सर्किट में चेंज हो रहा है करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड। देखिएगा बड़ा सिंपल है, 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस। 1 हेनरी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 1 हेनरी ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस रिक्वायर्ड टू इंड्यूस 1 वोल्ट पोटेंशियल, required to induce 1 volt potential या required to induce EMF of 1 volt. कब? When the current is neighboring coil change at the rate of 1 ampere per second. This is all about the 1 Henry. 1 Henry की definition है, मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं, और M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसकी यूनिट है, di by dt क्या है? 1 ampere per second है, और EMF की वैल्यू क्या है? 1 volt है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरली क्या है? जनरली क्या है कि एक कॉइल में कोई भी बदलाव हो रहा है, उसका इफेक्ट दूसरे कॉइल में आ रहा है। मैं मतलब एक सिंपल सी टर्म्स में आता हूं, यहां पे कोई बदलाव है, यहां पे उसका कितना इफेक्ट मिल रहा है मुझे, इसके बदलाव की वजह से यहां कितना इफेक्ट मिल रहा है, ये जानना म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अगर M की वैल्यू ग्रेटर है, अगर M की वैल्यू ग्रेटर, दैट मींस जो भी चीजें इंड्यूस हो रही हैं वो वैल्यू ग्रेटर है। देखो आपको कैसे लिखा, जैसे M किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो मैं अभी प्रूफ भी करूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे। देखो, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, stronger the magnetic flux linked with the coil which increase the induced EMF। यानी भाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या होगा? फ्लक्स बदल जाएगा, फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ने से क्या होगा? हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी वैल्यू बढ़ जाएगी। सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। सेम, अगर करंट का रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा, ज्यादा तेजी से करंट बदलाव आएगा, जितना ज्यादा चेंज आएगा उतना ही ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू द टू कॉइल, अगर दो कॉइल के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे आप, तो यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा, यानी यहां पे होने वाला जो चेंज है वो यहां पे इफेक्ट बहुत कम मिल पाएगा, क्योंकि वो वहां पे डेवलप नहीं कर पाएगा। बहुत स्ट्रॉन्गर वैल्यू होगी तब जाकर उसके ऊपर इफेक्ट डेवलप हो पाएगा। तो ये क्या होता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इंक्रीज। अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली इफेक्ट क्या होगा? घट जाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल बताऊं कि ये वैल्यू, मतलब ये जो कॉइल है, हीटिंग कॉइल है, ये गर्म है, तो आप जितना पास रहेंगे उतना ही हीट इफेक्ट ज्यादा ले पाएंगे, जितना दूर जाएंगे उसका हीटिंग इफेक्ट कम होता चला जाएगा। सेम एज इट इज इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है। ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल अभी मैं बताऊंगा कपलिंग के अंदर, कि आप कॉइल को, जैसे एग्जांपल, आपने एक कॉइल ऐसे रख दिया, एक कॉइल ऐसे रख दिया, या एक कॉइल ऐसे रख दिया, 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 तो यहां पर इन सब चीजों की ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल की वजह से भी डिपेंड करेगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि आपने उसे कैसे अलाइन कर रखा है। अगर इसका इफेक्ट मैक्सिमम उस वाले के ऊपर जा रहा है, यानी इसका फ्लक्स मैक्सिमम उसके ऊपर ट्रांसफर हो पा रहा है, तो यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर नहीं हो पा रहा तो वो कम हो जाएगी। कोर ऑफ द मटेरियल, अब कोर ऑफ द मटेरियल क्या है? मतलब अगर सपोज कीजिए कि आप, अभी हम सोलेनोइड के अंदर देखेंगे, सोलेनोइड के अंदर अगर हमने एयर वगैरह रखी तो उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी। अगर हमने वहीं पर आयरन रॉड रख दिया और हमने उसका मीडियम चेंज कर दिया, तो वहीं पर उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आई होप बात समझ में है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, भाई जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार होगी, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार होगी, उतना ही ज्यादा फ्लक्स बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा फ्लक्स बढ़ेगा तो उतना ही ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो आई होप मेरे बच्चे यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन द फैक्टर्स, कौन-कौन से की फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। आइए जरा डेरिवेशन भी देख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल। अभी हमने क्या किया, दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2। ये सोलेनोइड नंबर 1 है ब्लैक वाला, और रेड वाला सोलेनोइड नंबर 2 है। मैंने कहा पहले वाले का एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है और दूसरे वाले का एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है। एक के अंदर करंट I1 है तो दूसरे के अंदर करंट I2 है। अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। अभी हमें पता है कि phi = Mi होता है। अब मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो।
phi इक्वल टू mi होता है, तो m जो है वो phi by I होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, पहले वाले करंट के पहले वाला करंट जो फर्स्ट कॉइल का करंट है वो रीजन होगा सेकंड वाले के अंदर का चेंज फ्लक्स। यार म्यूचुअल है ना यार, म्यूचुअल है, तो पहले वाले का जो करंट है वो रीजन होगा सेकंड वाले कॉइल के चेंज का फ्लक्स चेंज का। तो मींस व्हाट, मैंने कहा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो phi2 अपॉन में I1 पहले वाले कॉइल का करंट और पहले वाले कॉइल का करंट, फ्लक्स किसका चेंज, सेकंड वाले कॉइल का। अब यहां देखो, अब जब सेकंड मतलब मुझे किसी भी तरीके से phi2 मिल जाए, अगर phi2 मिल जाए मैं I1 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा। यार अगर सपोज करो मैंने उल्टा कर दिया होता, मैंने कहा होता म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैंने कहा फ्लक्स फर्स्ट का और करंट सेकंड का, ऑब्वियसली रिवर्स भी कर सकता हूं। सेकंड वाले करंट की वजह से जो फ्लक्स चेंज होगा वो फर्स्ट वाले कॉइल का होगा। तो मेरे को क्या है, मेरा टारगेट है किसी तरीके से फ्लक्स निकाल लो, किसका, सेकंड वाले कॉइल का फ्लक्स निकाल लो। अब सेकंड वाली कॉइल का जो फ्लक्स होगा, सेकंड वाले में जो फ्लक्स चेंज होगा वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा, सेकंड वाले कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। दिस इज द मेन। देखिए सेकंड, देखिए अभी पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। वैसे चलो पहले आपको बता दूं कि जो सेकंड वाला हमारा फ्लक्स होगा, सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स होगा, देखिए ना फर्स्ट कॉइल में करंट जा रहा है, कलर का चेंज कर देते हैं जरा, ये लेते हैं। फर्स्ट कॉइल में करंट जा रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले कॉइल के अंदर जा रहा होगा ना। फर्स्ट वाला करंट उसकी वजह से बना मैग्नेटिक फील्ड नंबर 1, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो किसके अंदर से पास हो रहा है, सेकंड वाले कॉइल के अंदर से पास हो रहा है। अगर सेकंड वाले कॉइल के अंदर से पास हो रहा है तो फ्लक्स किसका बदलेगा, सेकंड वाले का बदलेगा। किसकी वजह से बदलेगा, पहले वाले कॉइल की वजह से बदलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शंस, दिस इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस माय डियर, दिस इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई होप समझ पा रहे होंगे कि पहले वाले, तो देखिए फ्लक्स किसका, phi2, रीजन कौन, पहला वाला, मैग्नेटिक फील्ड पहला वाला। अगर आप phi1 निकाल रहे होते तो रीजन कौन होता, बट देखिए नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड की होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकंड का ही होगा। मेरे को लग रहा है नहीं आ रहा समझ में, ऑनलाइन मेरी बात सुन रहे, सीधी बात है, पहले वाले का करंट है जिसकी वजह से सेकंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, सॉरी फर्स्ट वाले की वजह, फर्स्ट वाला करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर से पास हो रहा है, सेकंड वाले कॉइल के अंदर से पास हो रहा है। सेकंड वाला कॉइल जो पास हो रहा है तो जो टर्न होगा वो सेकंड वाले का ही होगा, एरिया उसी का ही होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड कौन होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला B into A होता है या NBA होता है, नंबर ऑफ टर्न्स तो उसी का, सेकंड वाले का, एरिया भी सेकंड वाले का, बट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया, वो फर्स्ट वाले की वजह से आया मेरे बच्चे। तो इसीलिए हमने फॉर्मूला लगाया N2B1A2। डन मेरा बच्चा। अब देखो B1 निकालते हैं, म्यू नॉट N1 I1, ये फॉर्मूला होता है सोलेनोइड का वैल्यू। N1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N1 upon में L, N1 upon में L। डन मेरा बेटा, यहाँ पे 5 समझ गए। तो phi2 इक्वल टू N2 B1 A2 डॉट प्रोडक्ट लगाओगे cos थीटा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो इसी डायरेक्शन में, एरिया भी इसी डायरेक्शन में। अब जब दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा कितना बनेगा, थीटा बनेगा 0 डिग्री। अब जब थीटा 0 डिग्री बना तो थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, that cos 0 is 1, cos 0 is 1, cos 0 is 1, absolute। phi2 equal to N2, B1 की वैल्यू रखी हमने यहां से यहां पे, A2 ये रखा। अब यहां पे देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर्मूला था ना phi2, अब यहां इसको डिवाइड कर दे, 3 कर दिया। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स ऑन permittivity of the medium,
परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है और लेंथ पे डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है। यानी मेरे बच्चा, मैं एक सीधी सी बात करूं, देखो अगर ये मीडियम के लिए होता तो फॉर्मूला बना होता म्यूचुअल इंडक्टेंस का, म्यू N1 N2 N2 पॉन में। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के सेम होते, एक के बराबर, तो ठीक है ना, लिख दे रहा म्यू N1 N2 A अपॉन में। अब एक बात बता मेरे बच्चे, मैं बता रहा हूं फैक्टर ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिपेंड्स। देख, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, दो कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, कोर ऑफ द मटेरियल एंड मैग्नेटिक परमिटिविटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। अब यार आगे बढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग क्या है? ये कपलिंग ये कपल है यार, कपल जो आप समझ रहे हैं वही है। दिस इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस माय डियर, दिस इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस मींस व्हाट भाई, एक कॉइल दूसरी कॉइल पर कितना इफेक्ट डाल पा रही है, अपना कितना ईएमएफ इंड्यूस करवा पा रही है, ये सारी चीजें किस चीज पर डिपेंड करेगा कि दोनों कॉइल का ओरिएंटेशन कैसा है। क्या दोनों कॉइल ऐसे साथ में लगे हुए, क्या ये दोनों कॉइल आपस में ऐसे कनेक्टेड है, क्या एक कॉइल ऐसे है एक कॉइल ऐसे, मींस व्हाट, ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि इसका ओरिएंटेशन कैसा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग between two coils is measured. How effectively magnetic flux from one coil, पहले coil का magnetic flux with the other, मतलब किस तरीके से इफेक्टिवली पहले वाले का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे वाले के लिए इफेक्टिव है, कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस कर पा रहा है, कितना ईएमएफ जनरेट कर पा रहा है। दिस इज आवर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं और डिपेंड ऑन द के, यानी इनके रिलेशंस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा अच्छी कपलिंग उतनी मैक्सिमम वैल्यू, जितनी मैक्सिमम वैल्यू उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगा रे। ध्यान से देख, इसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में होती है। 1 है तो मैक्स है और 0 है तो मिनिमम है। इसका न्यूमेरिकली फॉर्मूला होता है के कपलिंग and mutual inductance between two coils L1 और L2, root L1 और L2. This is called coefficient of coupling. अब ये ठीक है, अब कपलिंग है, चलो देखते हैं। अब मैंने कुछ यहाँ रिश्ते बनाए A, B और C। पहले वाले में क्या किया, पहले वाले प्राइमरी कॉइल को मैंने सेकेंडरी वाली कॉइल के साथ ऐसे इंटरकनेक्ट कर दिया, ऐसे इंटरकनेक्ट कर दिया। जब मैंने इसे ऐसे इंटरकनेक्ट कर दिया तो ऐसे इंटरकनेक्ट करने के बाद पता क्या हुआ यार, इस कॉइल का मैक्सिमम चेंज इन फ्लक्स इस कॉइल को मिलेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। और यहां पे क्या होगा, मैक्स होगा, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट अगर मैं यहां पे देखो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया है, और जब मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया है तो क्या होगा, मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया है तो यहां पे E की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 तो नहीं हो सकती। बट यहां देखो एक कॉइल ऐसे लगी हुई है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। अभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, थीटा बन गया 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री बन गया तो फ्लक्स डेवलप नहीं होगा और फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। कोई फायदा नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ही नहीं। देखो आपको ओरिएंटेशन पर समझ में आया। मैंने अपनी वाली स्लाइड्स में यही लिखा हुआ है, इस वाली स्लाइड को छोड़ के मैं इस वाली स्लाइड पर आता हूं। सारी चीजें वही है कि अगर k की वैल्यू को 1 है तो परफेक्टली कपल्ड है, k 0 है तो नो कपलिंग, वहां पे कपलिंग नहीं होगी तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। देखो क्या है ना, k is close to 1, the coil is tightly coupled। k की वैल्यू अगर 1 है तो टाइटली कपल्ड है, और k अगर लेस देन 1 है तो लूजली कपल्ड है। इसका इफेक्ट यार पता कहां रहेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना है
ट्रांसफार्मर वगैरह के अंदर देखो यार, मैंने देखा हुआ प्रैक्टिकल एग्जाम, ट्रांसफार्मर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कपलिंग। वहां पे कपलिंग्स होते हैं, कपलिंग मैक्सिमम होने चाहिए। देखो आपको क्वेश्चन आ गया आपके पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस? परमेबिलिटी पे, यस, नंबर ऑफ टर्न्स पे, यस, एरिया ऑफ रोटेशन, यस। ये तो सारे सही हैं, यानी ये आंसर हो गया हमारा, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फटाफट देखो, टू आइडेंटिकल कॉइल है, ए और बी, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों के पास क्या है? 400 टर्न्स है। प्लेस सच दैट, ऐसे प्लेस किया गया कि 60% फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल लिंक्ड विद द अदर। ऐसे प्लेस किया गया कि बस 60% फ्लक्स ही दूसरे को मिल पा रहा है। अगर इफ अ करंट 10 एम्पीयर इन अ फ्लोइंग कॉइल ए में 10 एम्पीयर के करंट जा रहा है और उसकी वजह से फ्लक्स इतना प्रोड्यूस हो पा रहा है, यानी फ्लक्स दिया हुआ ए का और आपको क्या दिया हुआ है? करंट दिया हुआ है ए का, और नंबर ऑफ टर्न्स ए का भी वही है और बी का भी वही है, 400। 60% of the flux produced by coil A linked with the coil B, 60% flux, 60% flux, यानी 60% of flux, 60% मतलब 60 का 60% गया, 60/100 गया, 0.6 हो गया ना, 0.6 of A का फ्लक्स कितना दिया हुआ है? यानी A का अगर 20 है तो B का फ्लक्स कितना है? 20 मिली वेबर। अब आपको क्या निकालना? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस 5/I होता है एंड नंबर ऑफ टर्न्स 5/I। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? 400। I कितना है? सॉरी 5 कितना है? 12 MB M वेबर। I कितना है? 20 और 40 480 480 मिली वेबर, 480 मिली वेबर, 480 मिली वेबर। अब इसको हम उसमें चेंज कर लेते हैं, मतलब 10 की पावर -3 यानी 0.48। दिस इज द आंसर। डन, आई होप समझ रहे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता? नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करता। आई होप आपको यहां तक सब समझ में आ रहा है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।